दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन और जय श्री राम। आपका दोस्त योगी बोल रहा हूं और आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो योगी वाणी। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इतनी मदद आप करेंगे जिसमें पैसे नहीं लगते तो काफी होगा। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के राजनीतिक परिदृश्य की। भारतीय जनमानस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिस कारण विपक्ष सख्ते में है। और ये दांव बिहार के जननेता पिछड़े वर्ग के कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान। एक ईमानदार नेता के रूप में उनकी छवि बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि बहुत ईमानदार थे। मतलब उनके पास उनका कोई रिश्तेदार नौकरी के लिए पहुंचा, चीफ मिनिस्टर थे, किसी को कहते नौकरी लगने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी की जगह उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उसको दिए, भैया 50 रुपये ले और जो अपना काम धंधा परमानेंट है ना, जो खानदानी काम है उसमें लग जाओ। तो आज इस कार्ड ने उनके दोनों चेले बिहार की राजनीति के धुर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए धड़कनें तेज कर दी। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश का हाल, मतलब उनके गठबंधन का हाल बेहाल है, अच्छी नहीं पट रही और संभवतया आज या कल में वो अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार के ही पूर्व साथी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो कहा कि 25 तारीख तक खेला हो जाएगा। अब एक खेला क्या होगा, नीतीश कुमार बीजेपी में के मतलब साथ में एनडीए के साथ जाएंगे या क्या होगा, जो भी है। और उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इंडिया अलायंस 28 पार्टियों का गठजोड़, उसकी प्रमुख नेता ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल में घोषणा कर दी कि एकला चालो रे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे 42 सीटों पे। 42 सीटों में पहले कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने को तैयार थे, कांग्रेस ज्यादा सीट मांग रही थी। अब कांग्रेस का बंगाल में वोट प्रतिशत 5% ही है, तो 2 सीटों से ज्यादा उनका बनता भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कोशिश की, कांग्रेस उसके लिए सहमत नहीं। हालांकि आज कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि हाँ, ममता दीदी को हम मनाने की कोशिश करेंगे। यानी अब कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती है, याचक की मुद्रा में ममता दीदी के आगे गिड़गिड़ाएगी, ये समझ लीजिए। और उधर झारखंड में भी स्थिति ऐसी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और कांग्रेस ने 9 सीटों पर, और जबकि कुल सीटें कितनी है, 14। और उधर राजद ने भी 4 सीटों पर अपना दावा ठोका है झारखंड में। ज्ञात रहे कि झारखंड बिहार से ही टूटकर अलग राज्य बना था, तो राजद का वहां प्रभाव है। अब कैसे बनेगा गठबंधन, अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं। हालांकि समझौता होने की चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं, वीडियो हैं, उनके समर्थक डाल रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि उनका कोई अच्छा समझौता हुआ है। पंजाब और दिल्ली में, दिल्ली की 7 सीटें हैं और पंजाब में शायद 13-14 सीटें। क्या होगा, हालात बड़े विकट हैं। इंडिया अलायंस टूट के बिखर रहा है। ये जब बना था, जब ये लग रहा था कि ये भानुमति का कुनबा है, इकट्ठा तो हो गया इस लालच में कि हम मोदी को हटा देंगे, लेकिन उनके स्वार्थ खुद के इतने हैं कि वो उन स्वार्थों के चलते कुछ कर नहीं पाए। तो मान के चलिए पंजाब की स्थिति देखिए, पंजाब में कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी जीती है। अब वहां यदि कांग्रेस आम आदमी के साथ गठबंधन करती है तो फिर क्या होगा, सोचिए ना। दिल्ली में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराकर आम आदमी पार्टी राज्य में जीती है, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी ही जीती है। अब कर्नाटक
सरकार कांग्रेस की है, लेकिन लोकसभा में सारे सांसद क्लीन स्वीप है, बीजेपी के हैं। और आने वाले चुनाव में भी संभवतः ऐसे ही रहने वाला है रेशो। जब भी तो कहते हैं कि भगवान रामलला के आगमन के साथ मोदी पहुंच गए 400 पार। आस्था की इसी अलख जगाई है 11 दिन का जो उन्होंने अनुष्ठान किया है, वैदिक रीति से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया बालक राम की। तो जिस तरह की साधना उन्होंने की है वो कोई सामान्य राजनेता नहीं कर सकता। ये देवर्षि टाइप का, मतलब देवर्षि ही है वो। तो देवर्षि नरेंद्र मोदी ने किया और जनता के सामने एक भव्य मंदिर का आरंभ किया। इस मंदिर की आलोचना भी बहुत हो रही है। कौन कर रहे हैं? सारे विदेशी मीडिया, द वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, CNN, अल जजीरा, जितने विदेशी चैनल हैं, अखबार हैं, ये बता रहे हैं कि हिंदू सुप्रीमेसी हावी हो गई है। आप बताइए हिंदू सुप्रीमेसी ने कब कहां काम किया है? ये घबरा रहे हैं। वामपंथी विचारधारा के लोग हैं तो बिल्कुल उनकी तो आत्मा तृप्त हुई बड़ी है। हिंदुओं ने कहां सुप्रीमेसी हासिल करी है? हाँ, हम भारत में बहुसंख्यक हैं, वो तो हैं ही, उसका क्या है। लेकिन हम अल्पसंख्यकों पर, खास तौर पर एक शांतिप्रिय समुदाय को गिन लें तो उस पर कोई अन्याय नहीं करते। हमारी तरफ से कुछ नहीं होता। पिछली सरकारें जो बनी है पिछले 70 सालों में, कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा से पैदा हुई पार्टियां, इन्होंने इस विशेष वर्ग को इतना महत्व दिया क्योंकि एक मुश्त वोट मिलते हैं। अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, जाहिलपना समाज में भरा हुआ है, क्योंकि वो ऊपर की धर्मांधता का एक पट्टी चढ़ी हुई है। और मदरसों में पढ़ते हैं, मदरसा साहब झोला छाप घूमते रहते हैं। अभी भी आप इसका असर देखेंगे। आप शांतिप्रिय समुदाय के किसी भी मोहल्ले से निकल जाइए, छोटा पजामा, बड़ा कुर्ता और टोपी, चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो। ये टोपी दरअसल उस स्कल कैप जिसे बोलते हैं, ये पहचान बना ली गई है। थी इसलिए कि नमाज पढ़ने जाएं तो सर ढकने के लिए रुमाल की जगह टोपी रखें। जेब में छोटी सी भी आ जाती थी, लेकिन आजकल ये बन गई है पहचान। से शांतिप्रिय समुदाय की महिलाओं के लिए हिजाब एक बन गया है। खैर, तो बात हो रही थी इंडिया अलायंस की। तो इंडिया अलायंस में इतने टुकड़े हो रहे हैं तो ये कैसे चलेगा? आज रात को ही राहुल गांधी की जो पद यात्रा अरुणाचल प्रदेश और आसाम से निकलकर बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। और बंगाल में उनके प्रवेश से पहले ही ममता दीदी ने घोषणा कर दी 1 लाख चालू रे। और आज ममता दीदी वर्धमान से कोलकाता गाड़ी से आ रही थी, क्योंकि मौसम खराब है तो हवाई यात्रा की बजाय उन्होंने सड़क यात्रा प्रेफर करी। अचानक कोई दूसरी कार सामने आ गई तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ममता दीदी के सर पे चोट लगी है, हॉस्पिटल में है। इस तरह की घटनाएं होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हुई है वही जो राम रचि राखा। तो विपक्ष के जो दलाल मीडिया लोग में बैठे हैं हमारे यहाँ, रवीश कुमार और उनकी सेना, उनके चेले चाटे, चाइनीज मीडिया, न्यूज क्लिक के जो दलाल हैं, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, सत्य हिंदी वाले जो सत्य बोलते हैं सिर्फ, ललन टाप, ये कुछ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी विचारधारा मानसिकता वही वामपंथी है। और मैं समझ नहीं पा रहा वामपंथी विचारधारा इतनी जबरदस्त हावी क्यों होती गई। हालांकि इसका उन्मूलन अब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वामपंथी विचारधारा ने दिया क्या? वामपंथियों की सरकारें कई जगह रही, पार्टी भी बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला, जब रूस में ही वामपंथ खत्म हो गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी है ना, माकपा, तो मार्क्सवादी विचारधारा से जो रूस था, संयुक्त क्या था, USSR है ना, तो वो खत्म हो गया, उसके टुकड़े हो गए। सिर्फ चीन एक ऐसा देश है
जहां अभी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, और वो इसलिए कि वो बहुत ज्यादा सेंसर्ड व्यवस्था है, वहां की खबरें बाहर नहीं आती हैं। आप मान के चलिए सिर्फ वही खबरें बाहर आती हैं जो आनी चाहिए, और वो फंड भी कर रहा है पत्रकारों को। और जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका में बैठा है, उसके जरिए भी फंडिंग आ रही है। सोचिए, धर्मांतरण के लिए फंडिंग अलग आ रही है। मतलब देश पे कितने तरह के अटैक हो रहे हैं। जब भी तो स्वर्गीय मेजर जनरल हमारे जो पहले फील्ड मार्शल थे, जनरल विपिन रावत, उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना को 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ता। आधा मोर्चा देश के अंदर है, और देश के अंदर के दुश्मन ज्यादा खतरनाक है। बाहर के दुश्मनों पे आप मिसाइल लगा देंगे, टैंक लगा देंगे, हवाई बमबारी करके नष्ट कर देंगे, लेकिन देश के दुश्मन और जो दिमाग से काम कर रहे हैं, न्यूज चैनलों के माध्यम से काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से काम कर रहे हैं, ये जो विचारधारा फैलाते हैं, उसकी विचारधारा के बहुत सबूत आपको आते जाते मिल जाएंगे। मैं कई बार कैब में यात्रा करता हूँ, ड्राइवर कई बार कांग्रेसी विचारधारा का मिल जाता है। साहब मोदी जी ने बहुत महंगा कर दिया। भाई क्या महंगा कर दिया दादा, पहले कौन सस्ता था। लेकिन विचारधारा, तो विचारधारा के कारण बड़े संघर्ष हो रहे हैं। एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखकर देश के लिए आगे सोचने वाली विचारधारा की सख्त जरूरत है, और इस राष्ट्रवादी विचारधारा की वजह से ही देश पिछले 10 सालों में उन्नति प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुका विश्व में, और जो अगले 2 साल में तीसरी होने जा रहा है। क्योंकि आप झुका जब भी सकते हो जब आपके पास अर्थतंत्र बहुत प्रबल हो। सारे देश व्यापार करने के लिए बैठे हैं, भारत को एक कंज्यूमर मार्केट कंसीडर करते हैं, तो आप अपनी शर्तों पर उन्हें मनवा जब सकते हो जब आप अर्थव्यवस्था के किंग हो जाओ, अर्थव्यवस्था में राजा हो जाओ। अर्थव्यवस्था में राजा होने के लिए अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी एक महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है। 22 जनवरी का अनुमान तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए व्यवसाय का था अयोध्या का, और अब साल भर में बहुत बड़ा व्यवसाय होने जा रहा है। तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय, मतलब अर्थव्यवस्था में योगदान, भगवान राम लला, बालक राम के मंदिर और उससे बनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए काम में आएगा। देख लीजिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है। नेता चिल्लाते सब नौकरी नहीं मिल रही। भाई नौकरी का क्या करना है ये बताइए। कुछ लोग वहां होटलें खुलेंगी तो होटलों में बहुतों को नौकरी मिलेगी। रेलवे स्टेशन बड़ा होगा तो वहां बहुत सारे वेंडर्स और बहुत सारे कर्मचारी लगेंगे। एयरपोर्ट बड़ा होगा तो एयरपोर्ट में भी एयरपोर्ट कर्मी, सामान ढोने वाले निकल। ये क्या है? ये कोई अमेरिका से आएंगे क्या? देश के लोगों को रोजगार मिलेगा ना। लोग आएंगे, खर्चा करेंगे, किसी होटल में खाएंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, किसी चाट वाले के खाएंगे, प्रसाद लेंगे, माला लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगी। तो राम जी की कृपा है जिसके कारण धीरे धीरे यह योगदान बढ़े जा रहा है। एक आश्चर्यजनक आंकड़ा और बताऊं आपको मैं। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर को बने 2 साल हो गए हैं, और उससे पहले बनारस में एक सीजन हुआ करते थे कि सावन के सीजन में भगवान महादेव के दर्शन करना, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना बड़ा शुभ होता है। बिलपत्र चढ़ाते हैं लोग, तो वो वहां जाया करते थे। और छुट्टी का सीजन होता जब भी लोग विश्वनाथ वहां काशी जाया करते थे। अब कोई सीजन नहीं है, हमेशा भीड़ भरा रहता है। पहले आने वाले पर्यटकों की संख्या जो लाखों में हुआ करती थी, 25-26 लाख रुपए प्रतिवर्ष होती थी, उसका सिलसिला अब 10 करोड़ से ऊपर जा चुका है। क्या सोच रहे हैं आप? 10 करोड़ लोग शहर में आएंगे, अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा। अभी वहां हाल जाके देखिए, रेस्टोरेंटों को हाथ जोड़ के मालिकों को कहना पड़ता कि साहब अब बंद करने का टाइम है, हमारी भी लेबर सोएगी, अब हम सर्व नहीं कर सकते। सोचिए, इस तरह का व्यवसाय बनाने वाले, परोसने वाले, होटल के मालिक,
रेस्टोरेंट के मालिक, पैसा तो सभी कमा रहे हैं। यात्रियों को ढोने वाले रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस, कार, टैक्सी, होटल, धर्मशाला सभी है ना। तो बहुत बड़ा तंत्र डेवलप होगा, हो रहा है, और इस तरह की व्यवस्थाएं सब जगह चल रही है। अभी बाबा महाकाल में महाकाल का लोक बन गया, तो वहां भी हालत ऐसी ही है। और भी बनने जा रहे हैं। केदारनाथ में केदारेश्वर का भी एक बहुत बड़ा विस्तार होने जा रहा है। उधर कश्मीर में बड़ी टनल लगा के सुरंगें बना दी। कश्मीर में भी पर्यटन बहुत जबरदस्त उत्साह पे है। जब से धारा 370 हटी है तो हालात बहुत विकट। तो आप सोचिए, एक तरफ इंडिया अलायंस जो अपनी सीटों के लिए झगड़े कर रहा है, मोदी को गरिया रहा है। कल ममता बनर्जी ने जो भाषण में कहा, बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। जो बीजेपी का साथ देगा अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा, ये कह रही थी वो। और ये हिंदुओं की नौटंकी है राम मंदिर की स्थापना। अब ममता बनर्जी खुद कोई हिंदू से पैदा हुई हैं या कोई खुद अल्लाह की बंदी हो रखी हैं? सिर्फ वोटों के लिए, चंद वोटों के लिए। क्या है ये? बहुत शर्म आती है ऐसे लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, सुनिए ये बात, कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की सख्त जरूरत है, जिनमें सबसे पहला नंबर बंगाल का है। कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएगी ममता बनर्जी, आप मान के चलिए। उनके खिलाफ माहौल अब पूरा बन चुका है। और यही हालत दिल्ली में केजरीवाल की है। भारी बहुमत के बाद भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाए तो कम से कम उसको गिरफ्तार करके किसी दूसरे को तो बिठाया जाए ताकि कुछ हो। ऐसी विकट स्थितियां कई राज्यों में चल रही, और बिहार भी इसी मोड़ पे है। बिहार का तो संभवतः फैसला आज रात तक हो जाएगा, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो राज्यपाल से राष्ट्रपति मतलब विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, और लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है। तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तो इंडिया अलायंस के आई अलग पड़ा है, एन अलग पड़ा, फिर आई अलग पड़ा, डी अलग पड़ा। टुकड़े 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 गैंग हुआ करता था ना, वैसा इंडिया अलायंस है। और ये टुकड़े टुकड़े जुड़ नहीं सकते, ये टुकड़े ही होने। तो इनका हश्र देखते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, आप सहयोग करेंगे। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन और जय श्री राम।